आगे आई हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं फिरोज अजीज साहब। उनका करते हैं स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले थोड़ा आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च जो की है युद्ध के दौरान किस तरह का बाजार का मूड माहौल रहता है और उसके बाद कैसा, उसी पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्या कह रही है आपकी रिसर्च, किस तरह से आप देख रहे हैं पुराने जो वॉर हुए उस सिचुएशन में मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा है, इस बार कैसा है और आगे के लिए फिर क्या कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए, क्या निर्णय निकलना चाहिए? नमस्कार अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स हर वॉर अलग होती है, हर इवेंट अलग होती है, बट हम इंसान हैं, हमारे पास फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए सिर्फ एक डेटा है। ऑफ कोर्स काफी लोग इस पे आर्ग्यूमेंट देते हैं ये वॉर अलग है। ऑफ कोर्स हर सिचुएशन, कोविड अलग था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अलग थी, सब कुछ अलग था। गिवन दैट डिस्क्लेमर, हमने 12 इंस्टेंसेस देखी और उसमें क्या किया, बड़ा सिंपल सा करा कि भाई जिस दिन वॉर शुरू हुई और वहां से लेके जब वॉर खत्म हुई तो मार्केट ने क्या स्थिति दिखाई, खत्म होने के बाद क्या शुरुआत से ऊपर थी मार्केट या नीचे थी। तो इट इज सरप्राइजिंग। ऑफ कोर्स अब वॉर, किसी की वॉर चलती जा रही है 2-2 सालों तक, किसी की वॉर 2-3 महीने में खत्म हो जाती है। सो वी डोंट नो अबाउट द टाइमिंग ऑफ द वॉर, बट ये निकल के क्लियरली आया है कि एक ही वॉर है जिसमें मार्केट जहां चालू हुई और जहां एंड हुई, एंड होने के बाद भी उस मार्केट की लेवल वापस शिखर हासिल नहीं कर पाए। बाकी जो इंस्टेंसेस हैं उसमें मीन रिटर्न 10% की आई है। जब वॉर खत्म हो जाती है इतना सुकून मिल जाता है कि मार्केट पुरानी लेवल से ऊपर चली जाती है। जैसे इस बार जब 1 मार्च को, 2 मार्च इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पहला वर्किंग डे था आफ्टर द वीकेंड ऑफ द वॉर, निफ्टी थी 25,100 25,200 पे। अब ये सवाल उठता है कि जब ईरान और यूएस इसराइल की वॉर खत्म हो जाएगी, क्या ये 25,100 से ऊपर जाएगी? हमेशा ऐसा हुआ है, लार्जली एटलीस्ट 9 on 10 केसेस। सो और मीन रिटर्न 10% ऊपर जाने की उम्मीद होती है आफ्टर द वॉर इज ओवर, क्योंकि इतना सुकून मिलता है। और जो भी हल्के हाथ होते हैं वो मजबूत हाथों में शेयर दे के जाते हैं, जो 10% की रेस पे वापस नहीं करते शेयर को। सो बिकॉज ऑफ वीकर हैंड्स गोइंग आउट ऑफ द मार्केट, मार्केट गोज over and above where it started falling from. That's one research हमने की थी। और ऑफ कोर्स दूसरी रिसर्च की थी जो वॉर की खाली नहीं है, जहां पे 30-25% से ज्यादा की गिरावट 7 बार हुई है और सातों बार मार्केट की अगले 3 साल की CAGR वर्स्ट केस 19% रही है। 19% 3 साल की CAGR है। मतलब इसका मतलब है कि जब भी बड़े फॉल हो तो क्या अभी वाली वॉर को बड़े फॉल में गिन सकते हैं? अभी गिनना क्योंकि 10% गिरे हैं हम अभी। अनिल सर, मैं इसको बड़ी फॉल नहीं मानता फ्रॉम अ हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट। अगर आप हर साल की पीक से ट्रफ लें, जैसे 2002 की जो पीक थी और ट्रफ थी 28.72% पीक टू ट्रफ का डिस्टेंस था, ऐसे ही 2003 में 19, ऐसे एवरेज 15% पीक टू ट्रफ हर फाइनेंशियल ईयर में रहा है। और इस साल की पीक टू ट्रफ अभी जो हुई है 9% की है, 10% की है, तो इट्स बिलो एवरेज। इसमें वो काइंड ऑफ CAGR 19% CAGR की उम्मीद मुश्किल है। बट दूसरा एक स्टडी किया था कि कितने दिन लगते हैं रिकवर करने में, क्योंकि वो जो भारी भरकम दिन होते हैं जो कटते नहीं हैं, वो कितने होते हैं। ज्यादातर मार्केट्स रिकवर कर जाती हैं 7 मंथ्स में, जनरली इवन फ्रॉम पीक टू ट्रॉफ एवरी ईयर फॉर द लास्ट 25 फाइनेंशियल ईयर्स। ओह लवली, बहुत ही बढ़िया, ये इंटरेस्टिंग रिसर्च है। अब भाई ये वैसे तो दो देश लड़े, हमें फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कच्चा तेल है जो हम पर असर डालता है। कच्चे तेल के बढ़ते हुए दामों को लेकर आपकी रिसर्च क्या कहती है? सर, हमारी ये रिसर्च कहती है कि ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल की जो इंपैक्ट है हमारे पास काफी है, बट पहले की तरह रहा नहीं है, क्योंकि दो बहुत बड़े अच्छे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। परसेंटेज क्रूड ऑयल इंपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी मैं आपको रीड आउट करता हूं फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। आई लेट मी रीड आउट द लास्ट 5 ईयर्स। कोविड के बाद ऑफ कोर्स क्रूड की डिमांड काफी कम हो गई थी। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 3.1% था, 6.4% तक गया था एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इन FY23। अब आ गया है 4.9% फॉर FY25, FY26 4.8%। सो एवरेज क्या है हमारी जो जीडीपी, जैसे रिदम साहब देसाई को भी मैंने सुना था, उधर से ये रिसर्च करी, सो आई हैव टू गिव हिम सम क्रेडिट्स। उन्होंने कहा था कि 2008 में ऑलमोस्ट 15% ऑफ आवर जीडीपी वाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, वो इसीलिए मैंने आंकड़े निकाल के देखे। तो अभी इस साल 4.9 है और हमारी जो डॉलर रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व 56.9 लाख करोड़ की फॉरेक्स रिजर्व्स हैं।
एवरेज फॉर लास्ट 10 इयर्स इज 38.9 लाख करोड़ की एवरेज है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। आज हमारे पास 57 लाख की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है। आई एम ट्राइंग टू लुक एट द सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड टू बी एबल टू पास ऑन दीज 2-3 मंथ्स ऑफ एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। ठीक बात है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि पोजीशनिंग किस तरह की है। एफआईज लगातार तो बेच रहे हैं, लेकिन वायदा कारोबार के डेटा जिन्हें आप बड़े बहुत ही ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं, क्या कह रहे हैं? क्या मार्केट ओवरसोल्ड हो चुके हैं, अभी थोड़ा और वक्त है? अनिल सर, वायदा कारोबार में तो आप देखें तो एफआईआई अगेन वापस 90% से ऊपर आ गए इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में, बट उनकी क्वांटिटी काफी कम है। मतलब उनका लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन दोनों की ओपन इंटरेस्ट कम है। उस कम ओपन इंटरेस्ट में 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की ओपन इंटरेस्ट है, उसमें 91%, 90.5% तक पहुंच चुके हैं, विच इज अ ओवरसोल्ड टेरिटरी। दैट्स वन। सेकेंड, कैश मार्केट में बिकवाली तो हो ही रही थी, तो वो भी उधर भी ओवरसोल्ड है। सबसे अच्छा बैरोमीटर डोमेस्टिक वाला ने खरीदना बंद कर दिया। तो मैं मानता हूं कि जो भी लेवल मैंने न्यूज़पेपरों में पढ़े थे, 15,000, 17,000, कुछ हिसाब नहीं, लोगों ने जो मर्जी लिख दिया, 15,000, 17,000, वो भी अगर डोमेस्टिक वाला खरीदने के बदले बेचने लगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको मैं एक थोड़ा डेटा देता हूं। स्मॉल कैप फंड्स में मार्च में लास्ट 10-12 दिनों में हर दिन पॉजिटिव इनफ्लो आया है, और एक दिन 512 करोड़ भी आया था 7 मार्च को अप्रोक्सीमेटली। सो स्मॉल कैप में पैसा आना इज अ गुड रिलीफ दैट डोमेस्टिक वाले की नेट फ्लो मार्च की भी ठीक ठाक ही आएगी इन स्पाइट ऑफ द वॉर। तो वायदा कारोबार में सिंथेटिक फ्यूचर्स के प्रीमियम कुछ बोल नहीं रहे, और बट डेफिनेटली इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस डेफिनेटली ओवरसोल्ड कह रहे हैं, ये तो माना जा सकता है। बात है। तो ऐसे में सर इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगी आपकी सलाह? क्या कब कैसे पैसा लगाएं, इस मार्केट को कैसे अप्रोच करें और कहाँ लगाएं, अगर वह भी बताएं आप। सर, इन्वेस्टरों से तो यही विनती है मेरी कि जितना आप लोगों की ओपिनियंस ना पढ़े, पेसिमिस्टिक ओपिनियंस, क्योंकि वो तो बोल देंगे। मैं अगर निकाल के दूं, आज का एआई का जमाना है, जो भी एक्सपर्ट को नेगेटिव सुन रहे हैं ना, आप एआई में डाल दीजिए कि प्लीज एनालाइज हिज और हर लास्ट 10 ईयर प्रेडिक्शन एंड टेल मी हाउ राइट और रॉन्ग यू वाज। आप मानेंगे नहीं, मैंने एक बहुत पेसिमिस्टिक आदमी का आर्टिकल पढ़ा, फिर उसका मैंने एआई में डाल के देखा, भाई इनके लास्ट 10-15 आर्टिकल एनालाइज करके बताइए लास्ट 10 सालों के। वो आया कि वेरी बैड प्रेडिक्टर। ही सेड, मतलब मार्च 25 को भाई साहब ने आर्टिकल लिखा था कि निफ्टी आ जाएगी 5,000 पे। अरे बाप। सो मेरी एक विनती है कि भाई हर इन्वेस्टर से कि माना कि दर्द होता है, 25,000 की निफ्टी 15 दिनों में 23 आ जाए तो दर्द होता है, बट उस दर्द को संभाले। पॉइंट 1। पॉइंट 2, लेट मी समराइज इट। आपको 12-13% की निफ्टी रिटर्न यहां से मिलना 3 साल में 90% की प्रोबेबिलिटी है। उसके भीतर आप 5-7% की गिरावट देख सकते हैं, उससे ज्यादा की गिरावट मुझे नहीं दिखती आफ्टर द करंट फॉल। सो प्लीज लिव विद इट, एंड मार्केट में आप पैसा लगाएं, स्मॉल कैप में भी पैसा लगाएं और बेझिझक होकर पैसा लगाएं। इट इज एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऊपर तो जानी कंफर्म है, नीचे जाके ऊपर जाएगी या ऐसे ही ऊपर जाएगी ये देखना बाकी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने एकदम समअप किया, बिल्कुल साफ शब्दों में राय दी। और मैं आपको बताऊं, आमतौर पर आपकी तरह बहुत सारे गेस्ट आते हैं, वो जलेबी बना देते हैं सर, गोल गोल गोल। हाँ, जा भी सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। आप बिना लाग लपेट के एकदम परफेक्ट तरीके से साफ साफ डायरेक्शन, हाँ पैसा लगाने का समय बिल्कुल, क्या कुछ और जा सकता है, 5-7% जा सकता है, लेकिन ये निश्चित ऊपर जाएगा। और 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपके पैसे बनेंगे। और ये भी कहा है साफ, जहाँ पर सबको डर लगता है पैसा लगाने के, वो है स्मॉल कैप फंड्स। और वहाँ पर फिरोज सर कह रहे हैं कि ज़रूर आपको निवेश करना चाहिए। फिरोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और पूरी तरह से अपना एनालिसिस और रिसर्च हमारे दर्शकों के सामने